नमस्कार दोस्तों, औद्योगिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम सॉल्व देखने वाले हैं एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के 500 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि 500 एमसीक्यू क्वेश्चन एक वीडियो में देखना काफ़ी मुश्किल है। तो मतलब 3 से 4 वीडियो में 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे कि डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और अपलोड करने में वीडियो काफ़ी दिक्कत होती है। वीडियो को अपलोड करने एक ही वीडियो में पूरा 1 GB डाटा हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हम 70 से 80 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो निम्नलिखित में से किस विधि में कम जल लगता है? किस विधि से सिंचाई करने पर कम जल लगता है? ऑप्शन फर्स्ट भराव सिंचाई से, ऑप्शन सेकेंड या ऑप्शन 2 थाला विधि सिंचाई करने से, या पट्टी सिंचाई करने से, पट्टी विधि से सिंचाई करने पर, बौछारी सिंचाई करने पर। तो किस विधि से सिंचाई करने पर कम जल लगता है? तो जो हमारा बौछारी सिंचाई होता है, बौछारी सिंचाई से कम जल लगता है सिंचाई करने पर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फसलों में से कम जल मांग किस फसल की है? निम्नलिखित फसलों में से कम जल मांग किस फसल की है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी मूली। तो अगर देखिए तो सबसे कम जल मांग किस फसल की है? तो ये मूली की है। ऑप्शन फोर्थ सबसे कम फसल इस फसल की सबसे कम जल मांग होती है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में घन मीटर होते हैं। तो कितने घन मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1000 घन मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। तीनों क्वेश्चनों का आंसर फोर्थ है। तो एक घन मीटर जल कितना होता है? एक घन मीटर जल कितना होता है? ऑप्शन ए 100 लीटर, 500 लीटर, 800 लीटर या फिर 1000 लीटर। तो कितना होता है एक घन मीटर जल कितना होता है? तो 1000 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है कौन सी है? कल्ले फूटते समय, दीर्घ संधि अवस्था, दुग्धावस्था या ताजमूल या शिखर जड़ बनते समय, कौन सी है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीनोज का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? जो वीनोज होता है, इसका प्रयोग क्या नापने में किया जाता है? क्या मापने में? ऑप्शन ए जलमांग, जल का प्रसाव, वाष्पीकरण दर, वाष्पोत्सर्जन जो है ना पोटोमीटर से मापते हैं, और जलमांग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का प्रसाव, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट थाला विधि से, ड्रिप सिंचाई जिसे टपकेदार सिंचाई कहते हैं, या फिर तोड़ सिंचाई, या उपयुक्त सभी। सबसे कम सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? तो हो किसकी? ड्रिप सिंचाई, टपकेदार सिंचाई से सबसे कम विधि से प्राप्त की जा सकती है सिंचाई दक्षता। संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना होता है? जो संपूर्ण शोषित जल का मतलब जो हम सिंचाई करते हैं उसमें कितना % जो है वाष्पोत्सर्जित हो जाता है? तो कितना हो जाता है? 50%, 90%, 75% या फिर 10%। जो भी हम सिंचाई करते हैं उसका लगभग 90% भाग वाष्पोत्सर्जित होता है। के बाद फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है, या फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सिंचाई का प्रयोग करते हैं, रसायन का, या उपयुक्त सभी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में अगर जब भी पाला मारता है तो वहाँ पर या तो धुआं करते हैं या फिर सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पर धुआं करना तो नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई करना। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं? तो गन्ना व जो आलू होता है, पहली बात तो एक कोन में बोया जाता है, बोया जाता है। गन्ना ऐसे बोया जाता है, आलू भी ऐसे बोया जाता है, इसके ऊपर सिमेंट चढ़ा देते हैं। तो कोण विधि से की जाती है। किससे की जाती है? तो कोण विधि से की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। 5 गहराई सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए? कैसे रहेगा? 5 मतलब कि 5 सेंटीमीटर गहराई 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 1 हेक्टेयर मतलब जो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर मतलब होता है कितना होता है? 1,00,000 लीटर होता है। 1,00,000 लीटर होता है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5,00,000 लीटर, 5,00,000 लीटर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर है? 5,00,000 लीटर। ऑप्शन नंबर ए, 5,00,000 लीटर। तो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 तो 10,00,000 लीटर हो जाएगा। 10,00,000 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10,00,000 लीटर हो जाएगा। मैंने 2 ध्यान नहीं दिया ना यहाँ पर। तो 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? तो 1,00,000 लीटर की जल की आवश्यकता होती है। 1,00,000 लीटर। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है। कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो पहले D बराबर C/A ब्रैकेट में 2GH, या फिर कौन सा Q बराबर, हमारे दोनों है, ये दोनों है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड थर्ड सही हो जाएगा, दोनों है। तो बिनोज से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र, जो बिनोज से क्या होता है? तो ये दोनों है, ये इसमें भी दोनों है हमारा। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है? 115 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। तो कितनी है भारत की वार्षिक वर्षा? 120 सेंटीमीटर है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, पहले कहाँ होती थी और इस समय कहाँ होती है। भारत में वर्षा एवं बर्फ से कुल प्राप्त होने वाला जल है, कितना प्राप्त होता है? भारत में वर्षा एवं बर्फ से कुल प्राप्त होने वाला जल कितना है? तो कितना है? 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर, या फिर 350 मिलियन हेक्टेयर मीटर, या फिर 400 मिलियन हेक्टेयर, या फिर 425 मिलियन हेक्टेयर लीटर। जो कितना है? 400 मिलियन हेक्टेयर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद सबसे कम जल मांग किस फसल की है? सबसे कम जल मांग किस फसल की है? तो गेहूँ में, मतलब इसकी प्रमुखतः 6 सिंचाई की जाती है, जिसमें से 2-3 सिंचाई करते हैं आवश्यकता के अनुसार। आलू में भी अच्छी सिंचाई की जाती है। आलू की बुवाई के 15 दिन बाद सिंचाई की जाती है। जौ में भी सिंचाई की जाती है। जो चना है, चने में जल्दी सिंचाई नहीं की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे कम जल मांग किस फसल की है? तो चने की है। सबसे अधिक सिंचाई किस फसल में करते हैं? तो सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं? तो सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं? सतह से ऊपर, सतह के नीचे, सतह पर या बौछारी सिंचाई। तो सबसे अधिक जो सिंचाई है ना, सतह पर करते हैं। सतह पर जितने भी किसान है सब बरहा नालियों का प्रयोग करते हैं, जो सतह पर रहती हैं। सतह पर सिंचाई की विधि है, कौन सी विधि है? सतह पर सिंचाई की विधि है प्लावन विधि, थाला विधि, क्यारी विधि, उपरोक्त सभी। तो जो तीनों है ना, तीनों ही सतह पर की जाती है, तो उपरोक्त सभी हो जाती है। फिर जल निकास आवश्यक है निचली मृदाओं का पानी निकालने के लिए, समय से खेत तैयार करने के लिए, या फिर ऑप्शन थर्ड ऊसर मृदा का निर्माण न होने देने के लिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये तीनों ही कारक है जिसके लिए हम लोग जल निकास करते हैं। जल निकास की समस्या होती है। जल निकास की समस्या किस में होती है? तो जो जल निकास की समस्या बलुई मृदा में, या फिर बलुई दोमट मृदाओं में, या फिर दोमट मृदाओं में, या चिकनी मृदाओं में। तो किस में होती है जल निकास की समस्या? जो है सबसे अधिक चिकनी मृदाओं में होती है, क्योंकि मतलब एक साइड मेढ़े से बांधते हैं, पानी की बहुत से कट जाती है, फिर इधर मेढ़ बांधते हैं, इधर कट जाती है। तो मतलब काफ़ी समस्या होती है इसमें। मृदा में नमी
नापने वाला यंत्र है। कौन से? लाइसोमीटर, टेंसियोमीटर। जो टेंसियोमीटर है ना, मटर की परिपक्वता नापते हैं, मटर की परिपक्वता नापते हैं टेंसियोमीटर से। या फिर हाइग्रोमीटर या फिर पायरोमीटर, कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो जो है मृदा में नमी नापने वाला यंत्र है। नहीं, जो टेंड्रोमीटर होता है, टेंड्रोमीटर। अरे यार, टेंड्रोमीटर, टेंड्रोमीटर से मटर की परिपक्वता नापते हैं, टेंड्रोमीटर से। और बाकी जो टेंसियोमीटर है, टेंसियोमीटर से मृदा में नमी नापते हैं, टेंसियोमीटर से मृदा में नमी नापते हैं। भूमिगत जल निकास की विधि है, भूमिगत जल निकास की विधि है। कौन सी है भूमिगत जल निकास की? सभी विधियां हैं। पाइप ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स या टाइल ड्रेन्स, ये सभी हैं। सभी के द्वारा मतलब भूमिगत जल निकाला जाता है। उसके बाद हेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सिंचाई से, सेकेंड जल निकास से, बुआई से या फिर मड़ाई से। हेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये जल निकास से संबंधित है। ये बात जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है, जो फसलोत्पादन में काम आती है, जैसे नेट आपूर्ति, नेट ड्यूटी, ग्रॉस ड्यूटी या फिर जल पूर्ति, क्या कहते हैं? उस जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे नेट ड्यूटी कहते हैं। नेट ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सलाइन मृदाओं में अधिकता होती है, यानी कि लवणीय मृदाओं में अधिकता होती है किसकी? बिन में सोडियम की मात्रा, बिन में सोडियम की मात्रा, बिले लवणों की मात्रा, मुख्य तत्वों की मात्रा, बिन न्यून तत्व की मात्रा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, मुख्य तत्व की मात्रा, न्यून तत्व की मात्रा, ये तो होगा नहीं। और जो लवणीय मृदा होती हैं, इसमें मुख्यतः जो है बिले लवण की मात्रा पाई जाती है, 2% से अधिक रहते हैं, 2 से अधिक रहते हैं। और बिन में सोडियम की मात्रा 15 से कम रहती हैं। उसके बाद लवणीय क्षारीय मृदा में बहुलता होती है, किसकी होती है? तो लवणीय क्षारीय होती है, इसमें बिले लवणों की अधिकता होती है, साथ ही बिन में सोडियम की अधिकता, दोनों की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसका। उसके बाद रेही मृदाओं का निर्माण होता है, रेही मृदाओं का निर्माण होता है किसकी? अर्ध क्षेत्रों में, अर्ध क्षेत्रों में, उपार्ध क्षेत्रों में, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में या फिर उपरोक्त में से किसी ने। जो रेही मृदाएं होती हैं, जो रेही मृदाओं का निर्माण किससे होता है? तो शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होता है, इसका निर्माण शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होता है। बात करें क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम का, पायराइट का, सल्फर का, उपरोक्त सभी। तो क्षारीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है? तो सभी से किया जाता है, जिप्सम से भी किया जाता है, पायराइट से भी, सल्फर से भी। और जो हमारी वो होती हैं अम्लीय मृदाएं होती हैं, उनके लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, चूना का। और क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। किस फसल में ऊसर सहने की क्षमता अधिक होती है? किस फसल में ऊसर सहने की क्षमता अधिक होती है? आम में, पपीता में, लीची में, अमरूद में। किस में अधिक होती है ऊसर सहने की क्षमता? तो जो हमारे मतलब अमरूद होती है, इसमें सबसे अधिक होती है ऊसर सहने की, मतलब ऊसर सहने की क्षमता अधिक होती है। घुलनशील लवण 2% से अधिक होते हैं, किसमें होते हैं? तो लवणीय मृदाओं में 2% से अधिक होते हैं। उसके बाद क्षारीय मृदा में किसकी प्रधानता होती है? क्षारीय मृदा में किसकी प्रधानता होती है? सोडियम सल्फेट की, सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम क्लोराइड की, उपरोक्त सभी। जो हमारी क्षारीय मृदा होती है, इसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, प्रधानता होती है। उसके बाद लवण प्रतिरोधी फसल है, जो लवण प्रतिरोधी फसल है कौन सी? बेर, अमरूद, खजूर। तो अमरूद भी होता है, अमरूद भी होता है, बेर भी होता है और खजूर भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी, फोर्थ वाला। उसके बाद अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है।
जो भी अम्लीय भूमि का पीएच मान 1 भी होता है और 7 से कम भी होता है। तो हमारे जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो 7 से कम जितने भी मृदाएँ होती हैं, उस जितने भी 7 से कम पीएच मान वाली मृदाएँ होती हैं उनका पीएच मान वो अम्लीय होती हैं। जितने भी 7 से कम पीएच होती हैं वो सभी अम्लीय होती हैं। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो चूना का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे हमने बात की किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किस मतलब कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए? कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए? तो जो अम्लीय है ना, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हमें क्षारीय उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है सुधारने के लिए। तो जब हम क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो CAN, बेसिक स्लैग या फिर सोडियम नाइट्रेट, हमारे तीनों ही अम्लीय मतलब क्षारीय उर्वरक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं। मतलब किसान खाद। इसे किसान खाद भी कैन खाद भी कहते हैं। अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल है। अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल है कौन सी है? गेहूँ, राई, चुकंदर, लूसर्न। कौन सी अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल? कौन सी? तो राई है। गेहूँ तो नहीं, गेहूँ है ना, चुकंदर है नहीं भी। इसके बाद बाढ़ से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो बाढ़ से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? जैसे कि पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग या बुंदेलखंड। तो कौन सा प्रभावित होता है? जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रदेश का पूर्वी भाग, जहाँ पर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश से पूर्वी भाग प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड वाला। यहाँ पर मतलब आवासा लिखा है, मैं ABC बोल रहा हूँ, आप लोग इतना समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम होती है? गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम किस में होती है? भिंडी में, पत्ता गोभी में, मूली में या फिर मटर में? किस में होती है सबसे कम गर्म हवा सहन करने की क्षमता? किस में होती है? तो हमारा पत्ता गोभी में होती है। 39 का सेकंड वाला। 40 क्वेश्चन नंबर 40। ये मतलब 40 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो मतलब चारों ऑप्शन कवर करते हुए चल रहे हैं ना। तो निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक मतलब उसमें सबसे कम किस में होती थी? सबसे कम होती थी पत्ता गोभी में। और जो सबसे अधिक किस में होती है? तो भिंडी में होती है सबसे अधिक, क्योंकि लेडी फिंगर कहते हैं। लेडी फिंगर है, ओकरा कहते हैं ना। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम कमेंट में इसका जवाब दीजिए। बोटेनिकल नेम का, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ओकरा का। और साथ में इसमें गुणसूत्र कितना होता है? इसमें 2N कितना होता है? 2N 130 होता है। एक काफ़ी बार पूछा जाता है कैटेट में। तो जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मतलब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है बोलने में, तो इसको आप लोग थोड़ा अवॉइड करिएगा जो मैं नहीं बोल पाता हूँ। तो नेत्र या आँख संबंधित विकार, नेत्र आँख संबंधित विकार जो है, नेत्र संबंधित विकार से संबंधित विटामिन है कौन है? फोलिक एसिड, विटामिन ए, रेटिनॉल। जिसे कहते हैं विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन B12 की कमी से होता है क्या होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तअल्पा होता है यार। विटामिन बी की कमी से होता है ना। विटामिन B12 की कमी से रक्तअल्पा होता है, सॉरी। उसके बाद इनमें से कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत होती है? कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? कौन सा? आलू, हरी मिर्च, शकरकंद, अदरक। जो आलू है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। बाकी स्टार्च, ग्लूकोज। जो हरी मिर्च होती है सबसे अच्छी स्रोत है किसकी? विटामिन सी की। कितना होता है विटामिन सी? लगभग 699 के आसपास होता है। आयु होता है, आयु क्या कहते हैं? आयु पर 100 ग्राम, जिसे इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। उसके बाद कैरोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? कैरोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? गाजर में, पालक में, पुदीना में, उपरोक्त सभी। तो देखो विटामिन ए जिसे कैरोटीन कहते हैं, एक मतलब गाजर भी अच्छा स्रोत है इसकी,
पालक भी अच्छा स्रोत है, गाजर भी अच्छा स्रोत है, पुदीना भी अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए कितना पाया जाता है? 2800 आयु प्रति 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम में 2800 आयु होता है। और पालक भी अच्छा स्रोत है। पालक जो है आयरन का भी अच्छा स्रोत मानी जाती है, आयरन का भी। कैरोटीन, तो इसकी मतलब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, मतलब कैरोटीन जो हमारी मतलब राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ना तो कैरोटीन किस पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो अगर इसके हिसाब से देखिए ना तो मतलब पाया जाता है पालक में, सबसे अधिक पाया जाता है कैरोटीन, सबसे अधिक पाया जाता है पालक में। वैसे गाजर में विटामिन ए की मात्रा 2800 आयु होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से हमारा इसका बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कैरिज, मतलब विटामिन सी की कमी से स्कैरिबी, और रिकेट्स डी की कमी से होता है रिकेट्स या सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 45। उसके बाद 46 की बात करें हम, 46 की। स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी। तो किस कमी से होता है? स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो ई होता है इससे होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। उसके बाद युवकों में ओस्टियोमैलेशिया यानी कि हड्डी का खोखलापन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हड्डियों का खोखला रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों में खोखलापन होता है। पत्ता गोभी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम है, क्या है? ब्रिस्किया ओलरेसिया वैरायटी फॉर कैपिटाटा। हमारा ये होगा राइट आंसर। पत्ता गोभी कैपिटाटा। ब्रिस्किया ओलरेसिया बोटाइट्रिस, ये होती है फूल गोभी का, बोटाइट्रिस फूल गोभी का होता है। ब्रिस्किया ओलरेसिया वैरायटी मतलब किस्म कोलोरापा, ये होती है गांठ गोभी की, गांठ गोभी का। गांठ गोभी का बीज दर कितना है? 1 से 1.5 किलोग्राम। सीड रेट नर्सरी के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम। के बाद बात करें हम अगला, पत्ता गोभी अगेती किस्मों के लिए पौध अंतरण होता है, कितना होता है अगेती किस्मों के लिए? तो 45 × 45 सेंटीमीटर, 30 × 30 सेंटीमीटर, 60 × 45 सेंटीमीटर, 60 × 60 सेंटीमीटर। तो जो अगेती किस्में होती हैं उनके लिए 45 × 45 होता है। पछेती के लिए होता है, पछेती के लिए 60 × 45 होता है। फूल गोभी में फूल का रंग बदरंग होकर भूरा रंग यानी कि भूरा रंग किस तत्व की कमी से होता है? भूरा रंग इसे क्या है? ब्राउनिंग कहते हैं। ब्राउनिंग से बोरान से। और यम से मॉलिब्डेनम, मतलब जो मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो व्हिपटेल होता है, व्हिपटेल होता है, व्हिपटेल। बात करें पूसा दीपाली किसी प्रजाति है? पूसा दीपाली प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 51 किसकी प्रजाति है? पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, मूली की, या फिर टमाटर की? तो देखिए हम पहले काटे कि मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पढ़े ही नहीं। पत्ता गोभी फूल गोभी दोनों ही नहीं है। मूली या फिर टमाटर, दोनों में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। दोनों में से कौन सा हो सकता है? नहीं यार, नहीं, सॉरी, टमाटर और फिर पत्ता गोभी, ये दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको। और फिर मूली और फिर फूल गोभी, मूली और फूल गोभी में से दोनों मतलब सुनिए, चेक कीजिए मतलब कौन सा हो सकता है। तो आप इसको जब कमेंट में दीजिएगा। अगर आप लोग को ना आए तो मतलब मैं बता दूंगा कौन किसकी होती है। पूसा दीपाली किसकी प्रजाति है? पूसा दीपाली। उसके बाद फूल गोभी में बटनिंग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी में बटनिंग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी में बटनिंग किस तत्व की कमी से होता है? तो बोरान से होता है ब्राउनिंग, और नाइट्रोजन को भी छोड़िए पहले, इससे ब्राउनिंग होता है, इससे मतलब क्या होता है? व्हिपटेल होता है। और बच्चा ये दोनों, तो किस तत्व की कमी से बटनिंग मतलब बहुत ही छोटे रह जाते हैं फूल, तो ये होता है नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद फूल
फूल गोभी की हुइप्टिल बीमारी होती है, अभी मैंने बता चुका है कि फूल गोभी में हुइप्टिल में मॉलिब्लिएंट मतलब एमओ के कारण होती है। उसके बाद पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में अरे यार, पत्ता गोभी में बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? पत्ता गोभी में बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो 3 कुंटल, 5 कुंटल, 8 कुंटल या फिर 7 कुंटल। तो कितना होता है पत्ता गोभी में बीज उत्पादन कितना होता है? तो 5 कुंटल होता है। उसके बाद फूल गोभी की अगेती फसल तैयार होती है। जो हमारी फूल गोभी की अगेती फसल कितने दिन में तैयार होती है? 60 दिन में, 80 दिन में, 100 दिन में या फिर 120 दिन में। जो एक होती है उपास 120, जो उपास 120 है, ये किसकी प्रजाति है? उपास 120 किसकी प्रजाति है? जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग नोट कर लीजिएगा। नया तो अगली वीडियो में जो हम कल लेकर आएंगे अगली वीडियो, तो उसमें मतलब आप लोग बता दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया था, मुझे बता दीजिए, तो उसको मतलब कमेंट बॉक्स में उसी वीडियो में बता देंगे। तो फूल गोभी की जो अगेती होती है ना, वो 80 दिन में तैयार हो जाती है। 80 दिनों में वो 80 दिन तैयार हो जाती है। फूल गोभी की बीज दर कितनी होती है? जो फूल गोभी की बीज दर होती है वो कितनी होती है? तो 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम या फिर 800 ग्राम। तो फूल गोभी की बीज दर कितनी होती है? तो फूल गोभी की बीज दर कितनी होती है? 500 ग्राम होती है। उसके बाद कोल क्रॉप्स में, जो हमारे कोल क्रॉप्स हैं, गोभी वर्गीय फलों को मतलब सब्जियों को कोल क्रॉप्स कहते हैं। जो कोल क्रॉप्स हैं इसमें कितनी फसलें सम्मिलित हैं? कितनी? 3 फसलें, 7 फसलें या फिर 4 या 5। तो कितनी फसलें सम्मिलित हैं? जितनी भी हमारी कोल वार्ड्स यानी कोल क्रॉप्स हैं उसमें 7 फसलें सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। डंपिंग ऑफ बीमारी के नियंत्रण के लिए नर्सरी को उपचारित करते हैं। नर्सरी को किससे उपचारित करते हैं? तो पहले अगर हम देखें यहाँ पर, हम पहले क्वेश्चन को ना 50 से 50 करें। जैसे कि जो हमें पता है पहले काट दें उसकी। जैसे किसी से नहीं तो हो गया, बच्चे हमारे पास 3 ऑप्शन, तीनों में से सिलेक्ट करना कौन सा सही है। तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि ब्रेसिकॉल, हाँ इससे भी करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड इससे भी करते हैं डंपिंग ऑफ उपचारित करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड, दोनों। उसके बाद फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं। फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी की मतलब रोकथाम के लिए कौन से मतलब किसका प्रयोग करते हैं? रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम मोलिब्लेट का, फेरस सल्फेट का, बोरिक एसिड का या फिर अमोनियम नाइट्रेट का। किसका प्रयोग करते हैं? तो बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ब्लांचिंग किस फसल से संबंधित है? पहला तो गांठ गोभी से नहीं, फूल गोभी से, पात गोभी से नहीं। ब्लांचिंग जो हमारी फूलें होती हैं, समझ लो फूल हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो इसे पत्तियां निकली रहती हैं, इन्हीं को तोड़कर से ढक देते हैं, इसी को ब्लांचिंग कहते हैं। मतलब कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें सेल्फ ब्लांचिंग होती है, मतलब स्वयं से ब्लांचिंग हो जाती है। जिससे मतलब जितनी भी स्नोबॉल वाली है ना उसमें सेल्फ ब्लांचिंग की क्षमता पाई जाती है। तो ये किस्में तो फूल गोभी में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल गोभी। उसके बाद निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ मौसम हेतु उपयुक्त है? खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त है। कौन सी उपयुक्त है मतलब कौन सी प्रजाति? जैसे पूसा रेड, पूसा रत्नर, एग्रीफाउंड डायरेक्ट या फिर नासिक। इसमें से कौन सी वैरायटी है जो कि खरीफ ऋतु के लिए खरीफ कौन सी किस्म खरीफ मौसम हेतु उपयुक्त है? तो जो एग्रीफाउंड डार्क रेड होता है मतलब उपयुक्त होती हैं। और प्याज को समानता कितनी दूरी कितनी दूरी पर रोपण किया जाता है? 30 × 15, 30 × 30, 15 × 10 या फिर 45 × 30। तो इतना लंबा तो नहीं रोपित किया जाता, तो हमारा ए भी हो जाएगा गलत। इतना भी नहीं रोपा जाता है, इतना भी नहीं रोपा जाता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 × 10 सेंटीमीटर। उसके बाद प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम। तो प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? 8 किलोग्राम। राइट आंसर सेकंड वाला 8 किलोग्राम। प्याज की उत्पस्त स्थान है। प्याज का उत्पस्त स्थान कौन सा है? भारत, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो भारत का जो प्याज का उत्पस्त स्थान है ना
ये एशिया है। उसके बाद गांठ गोभी की बीज दर होती है, गांठ गोभी की जो बीज दर होती है वो 500 ग्राम, 1 किलोग्राम या फिर 100 मतलब 800 ग्राम या 1.8 kg। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 kg। 1 kg से 1.25 kg तक ले होती है, तो हो जाएगा 1 kg। लहसुन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है, जो लहसुन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है, तो इसमें एक छोटी गांठ एक बड़ी गांठ वाली होती है ना। तो छोटी गांठ के लिए 5 कुंटल और बड़ी गांठ के लिए 4 से 5 कुंटल, जो बड़ी गांठ होती है 6 से 7 कुंटल लगते हैं उसके लिए। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाए 2 कुंटल या फिर 4.5 कुंटल, 3 कुंटल या फिर 8 कुंटल जो लगते हैं लहसुन के लिए बीज दर, तो 4.5 कुंटल। लहसुन को कितनी दूरी पर बोते हैं, तो जितनी दूरी पर उसको बोते हैं प्याज को उतनी ही दूरी पर इसको ही बोते हैं। सिर्फ इसमें जो है प्लांट से डिस्टेंस कम रहता है, जैसे R/P। इसमें R जो P होता है, प्याज में कितना होता था, प्याज में R/P होता था 15/10 होता था। इसमें R/P कितना होता है 15/7.5 आधा होता है। तो इसका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। G30 किसकी प्रजाति है, गार्लिक 323 इसकी प्रजाति है लहसुन की। बात लहसुन की प्रति हेक्टेयर उपज होती है, जो लहसुन की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है, तो 50 कुंटल, 100 कुंटल, 150 कुंटल या फिर 200 कुंटल। तो इसकी प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है लहसुन की, तो जो इसकी प्रति हेक्टेयर उपज होती है लहसुन की वो होती है 100 कुंटल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। तो इस वीडियो को हमने कितने क्वेश्चन हल किए, यानी कि 70 कुल मिलाकर जो हमें चारों क्वेश्चन में से समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत 80 क्वेश्चन समझ लीजिए। इस वीडियो में 80 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि 500 क्वेश्चन का टारगेट था। 500 नहीं तो कम से कम 700 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से अभी मतलब जो हम कल वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है जिससे मुझे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैं आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा डाटा खत्म हो जाता है एक ही वीडियो को एडिट करने में, उसके बाद इसको अपलोड करने में। क्योंकि अगर इसको देखेंगे ना तो कम से कम 800 MB का ही वीडियो बन चुका होगा, 800 MB का, तो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, और मतलब मैं भी आपके छोटे भाई जैसा हूँ, तो मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए रखिए। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब भी करता हूँ, ताकि मतलब जो भी भाई हैं जो कोचिंग में जाते हैं 5,000 रुपये देते हैं, 5 से 7,000 रुपये देते हैं, उसके बाद रूम रेंट देते हैं 1200-1500 रुपये, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए। और बाकी मेरे पास एक 2025 के लगभग 15 मॉडल पेपर हैं यूपी कैडेट के, क्योंकि उस मतलब जिस कोचिंग से मैं पढ़ाई किया था उस कोचिंग से लगभग मतलब अधिकतर क्वेश्चन मैच हुए थे। तो बता देना, मैं आप लोगों को जो मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो कहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी मस्त बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इतना आप लोगों ने एंड तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।